Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Yamuna Khan for requesting this topic and that is called alternatives of recruitment. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं जो मेरे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उसके सारे रिसोर्सेज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वहां से भी आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों के लिंक शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब जरूरत पड़ती है और इसके क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो द अल्टरनेटिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर द टेम्पोररी वेज ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द जॉब पोजीशन विद द व्यू ऑफ सेविंग कॉस्ट इनकर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब एक चीज जो यहां पर हमें समझनी है दैट इज कॉल्ड कि जब हम रिक्रूटमेंट नहीं करते तब हम उसके अल्टरनेटिव्स को यूज करते हैं, राइट। अब रिक्रूटमेंट हम क्यों नहीं करते हैं, तो वन ऑफ द रीजंस मेंशन्ड हियर इज फॉर सेविंग योर कॉस्ट। अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए हम कई बार पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं करते एंड व्हाट वी डू इज वी मूव टुवर्ड्स द अल्टरनेटिव्स। हम अल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करते हैं एंड ऑल्सो टू मीट द शॉर्ट टर्म डिमांड ऑफ इंक्रीज्ड वर्क वॉल्यूम। अचानक से अगर आपका काम बहुत बढ़ जाए, अचानक से डिमांड बहुत बढ़ जाए मार्केट में, तो उस चीज को मेट करने के लिए भी कई बार आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओ एंड दैट सिचुएशन अल्टरनेटिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब रिक्रूटमेंट इज ए कॉस्टली प्रोसेस, काफी कॉस्टली प्रोसेस ये पड़ जाता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है? फर्स्ट, सैलरी ऑफ रिक्रूटर्स, तो रिक्रूटर्स जो रिक्रूट करेंगे उनको आपको सैलरी देनी है, प्लस कॉस्ट इनकर्ड इन द एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट दोगे चाहे किसी भी जगह पे दे रहे हो तो उसकी कॉस्ट एक इन्वॉल्व हो जा रही है। देन द टाइम स्पेंट बाय द मैनेजमेंट, अच्छा खासा टाइम लग जाता है रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेकर जाने में, प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग द न्यू रिक्रूट्स, प्लस नए लोगों को रिक्रूट करने की भी कुछ कॉस्ट होती है, जैसे उनकी ट्रेनिंग हो गई, जैसे उनका ओरिएंटेशन हो गया। तो ये सारी चीजें, सारे जो कॉस्ट होते हैं वो आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड जो कि छोटी कंपनीज के लिए तो काफी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सो इन दैट सिचुएशन, इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, अगर कोई भी वर्क वॉल्यूम में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ रहा है, डिमांड बहुत बढ़ रही है, एंड ऑर्गेनाइजेशन माइट रिसोर्ट फॉर टेम्पोररी रिक्रूटमेंट अल्टरनेटिव्स एंड इन दैट सिचुएशन टेम्पोररी अल्टरनेटिव्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिक्रूटमेंट से हटकर हम अल्टरनेटिव्स की तरफ क्यों जाते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हियर आर द ऑप्शंस। वन ऑफ द ऑप्शन इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्सिंग, ओवरटाइम एंड एम्प्लॉय लीजिंग। दीज आर सर्टेन ऑप्शंस जिसको आप एज एन अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरटाइम। सबसे पहले ओवरटाइम के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पीक due to the temporary market fluctuation, the first firm can ask his employee to work extra despite recruitment new hands. अब अचानक से अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, आपके सर्विस में कस्टमर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, तो वहां पर जो सबसे इजी ऑप्शन आपके पास होता है कि जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉइज हैं, दोज आर वर्किंग 9 to 5 और मे बी 8 hours फॉर यू, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर दें या 2-2 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर दें रादर देन रिक्रूटिंग न्यू पीपल, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने से ऑब्वियसली आपको टाइम और कॉस्ट दोनों लग जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका पीक हो रहा है, अगर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो उस टाइम पर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ओवर टाइम करा सकते हैं। द ओवरटाइम बेनिफिट्स बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली इसमें दोनों का फायदा होता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। उसका रीजन क्या है? एम्प्लॉयर अपनी डिमांड को मेट करने में कामयाब हो जाता है, ऑन द अदर साइड एम्प्लॉय ऑल्सो मेक एक्स्ट्रा इनकम, एम्प्लॉय को भी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरटाइम के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करते, वैसे ही कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप किसी एम्प्लॉय से ओवर एंड अबव काम ले रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली एक तो उनसे कंसेंट भी लेना चाहिए कि वो करने के लिए तैयार है या नहीं है, प्लस इसके अलावा आपको उनको पे भी करना चाहिए जो भी उनका बनता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाउएवर ओवर टाइम लीड्स टू फटीग, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, राइट। नुकसान क्या हो सकता है कि इससे जो आपका एम्प्लॉय है ऑब्वियसली वो 8 hours काम कर रहा है, आप अगर उससे 10 hours काम कराएंगे तो वो थक जाएगा, फटीग होगा, प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू एब्सेंटिज्म और एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं अगर हम किसी प्रोडक्शन प्लांट की बात कर रहे हैं तो। इन दैट सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय लीजिंग। अब एम्प्लॉय लीजिंग क्या होता है? इन एम्प्लॉय लीजिंग द कंपनी पेज अ फीस टू अ लीजिंग फर्म। अब यहां पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है जो कि एक लीजिंग फर्म है, ठीक है, और आप उसको पे करते हो। कंपनी जो है वो किसको पे करती है? एक लीजिंग फर्म को पे करती है, which act as a consultancy to handle employee benefits, payroll and all the HR functions on the behalf of the client company. अब कंपनी क्या करती है? अपने कुछ कुछ एक्टिविटीज को, जैसे
जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स देने हैं, जैसे सैलरीज बननी है, कुछ एचआर के फंक्शंस हो गए, जैसे ट्रेनिंग हो गई, ऐसी चीजों को वो उस कंपनी को, इस लीजिंग वाली कंपनी को हैंड ओवर कर देती है और उनको उसके बदले में पे कर देती है कि आप हमारे बिहाफ पर इस सारे कामों को करो। द एम्प्लॉय लीजिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टाफ आउटसोर्सिंग। तो ऑब्वियसली एक तरह का स्टाफ आउटसोर्सिंग भी हो गया, वेयर एज द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द अदर फर्म्स आर हायर्ड ड्यू टू देयर स्पेशलाइजेशन इन द सर्टेन फील्ड ऑन द लीज बेसिस टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अब यहां पर आप एक काम और क्या करते हो कि जिन लोगों की आपको जरूरत होती है, जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग फॉर समवन फॉर R&D इंजीनियरिंग, राइट, तो हमें R&D का कोई बंदा चाहिए, वी नीड पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इनटू R&D। तो आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर फर्म को कहते हो यार हमें ना एक R&D का बंदा चाहिए, तो ये जो कंपनी होती है ये आपके बिहाफ पर आपको R&D का बंदा एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ढूंढ कर दे देती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ढूंढ कर दे देती है, और वो पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क तक काम करता है और बाद में वो अपने वापस चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय लीजिंग, वेयर एम्प्लॉयज आर लीज्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। आप एम्प्लॉय को लीज कर लेते हो कुछ टाइम के लिए और बाद में वो अपने अपने काम पे वापस चले जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन एंड दैट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, दैट इट इज अ बिजनेस प्रैक्टिस वेयर इन द अ सर्टेन पोर्शन ऑफ वर्क is delegated to a specialized agency to meet the surge in the demand of goods and services. Again same concept जैसा एम्प्लॉय लीजिंग था, वहां पर एम्प्लॉय को लीज किया जाता था, यहां पे क्या होता है कुछ फंक्शंस को आप, तो यहां पर आप जो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, आप उन पर्टिकुलर फंक्शंस को या बिजनेस प्रैक्टिस को किसी थर्ड कंपनी को आउटसोर्स कर देते हो। ठीक है, हियर द कॉन्ट्रैक्टर इज म्यूचुअल कंसेंट असाइंस सम टास्क to some other specialized contractor who help in completing that project. तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप किसी कंपनी को हायर करते हो, जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक ही वो कंपनी आपके साथ काम करती है, एंड इन दैट सिचुएशन आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, और फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो कंपनी आपको स्पेशलाइज्ड हेल्प देती है इनटू योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज prevalent in complex job such as construction, building and information technology. सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में तो ऑलरेडी नजर आता है। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो कंपनी क्या करती है कि अपना सारा प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन वाला काम किसी और कंपनी को दे देती है, जो अपने आप ही लोगों को हायर करते हैं, अपने आप ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और इसमें बहुत सारे बिल्डर्स का नाम आप इसमें देख सकते हैं, जैसे टाटा हो गया, गोदरेज हो गए, इस तरह की कंपनीज भी रियल स्टेट में काम करती है, डीएलएफ हो गया। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, आपके बिहाफ पर आप सिर्फ इनको पैसे दे दीजिए, दे आर द वन हु विल बी building that particular apartments or building that residential area और मे बी कमर्शियल एरिया, और उनकी सारी जिम्मेदारी होगी कि कौन से लोगों को लाना है, कौन से लोगों से काम कराना है। तो आपकी काफी सारा काम जो हेल्प हो जाता है, बट वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है। किसी एक प्रोजेक्ट पर वो काम करेंगे और फिर अगले प्रोजेक्ट में आप किसी और को भी हायर कर सकते हैं। देन कम्स द फोर्थ ऑप्शन एंड दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट। अब टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, दैट दोज हु आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अंटिल द टास्क गेट अकम्प्लिश्ड। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होते हैं वो सब आपको टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट में नजर आ जाएंगे, जहां पर कि आपको पता है कि हमें परमानेंट लोगों की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड कॉन्ट्रैक्चुअल पीपल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आप उस सर्टेन और उतने ही सर्टेन पीरियड के लिए आप किसी पर्टिकुलर लोगों को हायर करते हो एंड दे वर्क फॉर यू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। Earlier, the temporary employment agencies were used for hiring the unskilled and semi-skilled labor. पहले तो obviously contracting जो था वो mainly या temporary employment जो mainly semi-skilled या unskilled लोगों के लिए होता था, but आज के डेट में ये technical, प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट टीचिंग में भी मेरे को काफी देखने को मिलता है, जहां पर कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती हैं, और जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है वो उन लोगों को रिलीज कर देती है, और फिर अगर उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको दोबारा बुला लेती है, नहीं पड़ती तो उनको छोड़ देती है। So this is a very common practice now in teaching also. Temporary employment is beneficial for the firms as cost of labor is relatively less. Obvious ही बात है कि जो cost of labor होता है temporary employment में, वो आपको बहुत कम देना पड़ता है। जहां पर परमानेंट लोगों को हो सकता है आप 1 लाख पे कर रहे होंगे, वहां पे टेम्पोररी लोग शायद 50,000 में काम करने को तैयार हो जाएंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो टेम्पोररी के लोग होते हैं उनको एक कहीं ना कहीं एक होप भी होती है दैट वी कैन ऑल्सो बी गेटिंग परमानेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी आर कीप ऑन वर्किंग। तो ये भी एक तरह का एक, और प्लस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो टेम्पोररी लेबर होता है उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते फॉर क्लेमिंग दैट जॉब, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरह से एम्प्लॉयर के फेवर में चली जाती है। द लास्ट ऑप्शन इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग ऑप्शन। और आउटसोर्सिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले भी काफी बताया, मैं दोबारा आपको बता देता हूं दैट कंपनी आउटसोर्स और असाइन द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट टू अ थर्ड पार्टी। आप अपने लेवल पे, जैसे ए कंपनी है, ए कंपनी खुद कोई रिक्रूटमेंट करेगी ही नहीं, वो एक बी कंपनी को हायर कर लेगी जो बेसिकली एक कंसल्टेंसी कंपनी है, और वही सारा रिक्रूटमेंट हैंडल करेगी आपके बिहाफ पे, एंड दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग ऑफ रिक्रूटमेंट।
It is beneficial for firms which are small and have a lack of expertise in the recruitment. Obviously छोटी कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि एक तो उनके पास एक्सपर्टीज की भी प्रॉब्लम रहती है, एक उनके पास टाइम की भी प्रॉब्लम है, एक मनी की भी प्रॉब्लम है. तो इन तीनों चीजों का ध्यान में रखते हुए वो एक कंपनी जो उसी चीज में स्पेशलाइज करती है उनको हायर करके उनसे रिक्रूटमेंट करवा लेते हैं, जो आपके बिहाफ पर सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है. चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, सब कुछ वो करेंगे. फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा कि दीज आर द 5 पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द क्लाइंट कंपनी itself and must ensure that all the activities related to recruitment are performed directly by the third party. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जिस कंपनी को आप हायर कर रहे हैं उस कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए. वो कंपनी सारे एक्टिविटीज को पूरी तरीके से पूरा करे और आपको राइट कैंडिडेट लाके दे. अदरवाइज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपके लिए उतना अच्छा काम ना करे और आपको ऐसे लोग मिल जाए जिनको आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को पूरा नहीं करते. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अल्टरनेटिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. अगर आपको कुछ भी मेरे चैनल पे अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें. बहुत कम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 80% 85% लोग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते. मेरी एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आई विल बी रियली हैप्पी और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. टेलीग्राम वाले चैनल को जरूर डाउनलोड कर लें, मैं सब कुछ फ्री में शेयर करता हूं, वहां पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. थैंक यू.